डोनाल्ड ट्रंप सदर होते हुए मॉरल ड्यूटी भी होती है, एथिकल ड्यूटी भी होती है, और आपको एज अ पब्लिक ऑफिस होल्डर जो इन्फॉर्मेशन जो क्लासिफाइड फाइल्स की होती है, जो स्टेट से रिलेटेड होती हैं, वो आप अपने घर नहीं ले जा सकते हैं। ये केस अनफोल्ड हुआ और इसमें सीआईए एफबीआई वगैरह इन्वॉल्व हुई थी। इसमें अनफॉर्चुनेटली हार्ड एविडेंस के फॉर्म में बॉक्सेस ऑफ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन मिली है। उस तरह से जेल देखने को नहीं मिला जिस तरह से मतलब शायद हम यहाँ पाकिस्तान में समझते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन गिरफ्तारी हो जाती है, फिर चार्ज फ्रेम होते हुए इन्वेस्टिगेशन में काफी टाइम लगता है और उसमें भी काफी टेक्निकलिटीज होती हैं। होता ही है कि एक पहले आप प्रेजेंट होते हैं ग्रैंड जूरी के सामने यूएस में, तो वो आपका लोकल काउंटी, आप कह लें स्टेट का जो लोकेलिटी का कोर्ट होता है, तो आपको प्रेजेंट होना पड़ता है इन क्रिमिनल चार्ज बिफोर अ ग्रैंड जूरी। ग्रैंड जूरी के बाद फिर आपकी एक फॉर्मल अरेंजमेंट होती है। उनकी अपीयरेंस हुई है नंबर 1 ग्रैंड जूरी के पास, और सब्सिक्वेंटली उनकी अपीयरेंस हुई है उनकी अरेंजमेंट में जिसमें उनको फॉर्मली अपने के अगेंस्ट जो चार्जेस अलेज हुए हैं और उनके खिलाफ जो एलिगेशंस लगाई गई हैं वो फॉर्मली उनको रीड आउट किया गया है और उन्होंने एक नॉट गिल्टी वाली प्ली में एंटर किया। पैरेलल में वो जो कैपिटल हिल वाला इंसिडेंट है उस पे भी काफी शोर हंगामा चल रहा है। उसमें ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मतलब इंसाइट किया था इंसरेक्शन की। एक उनके 14 अमेंडमेंट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है कि उन्होंने इंसाइट किया था इंसरेक्शन और रिबेलियन को इंसाइट किया था, और उस बेसिस पे उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस। तो सर मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ 62 और 63 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड होते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन में। 14th अमेंडमेंट में लिखा होता है कि इम्पीचमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल हो सकती है, बट वो इतना सब्जेक्टिव नहीं होता जैसे पाकिस्तान में होता है। बिकॉज पाकिस्तान में हिस्टोरिकली क्योंकि वो डिपेंड करता है वो गवर्नमेंट एट द टाइम, उस टाइम की सुप्रीम कोर्ट पे, और जिस तरह से डिसीजंस आती हैं वो एक टाइम ऑफ द टाइड से थोड़ा सा लिंक होता है। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन वो थोड़ा और क्लियर कट होता है कि अगर फर्ज करें आप रिबेलियन और इंसरेक्शन इंसाइट कर रहे हैं तो आपके ऊपर फिर डेफिनेटली इल्जामात लग सकते हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर 2 बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने उनके ऊपर इल्जामात लगाए, मगर सेनेट ने उनको अक्विट किया। अब होता यहाँ है कि पाकिस्तान में स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो डिटरमिन किस तरह करें कि जो पार्लियामान है, जो नेशनल असेंबली के भी होते हैं और जो सेनेट के भी होते हैं, उन पे मतलब उनको किस तरह से कंसिडर किया जाए कि वो सादिक और अमीन है, और वो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफर कर देते हैं टू टेक एक्शन इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अब इशू ये हुआ है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करके स्पीकर और कमीशन को बायपास करके पार्लियामान को डिस्क्वालीफाई कर चुका है। तो मेरे ख्याल से 62 और 63 को और मजीद नैरोली इंटरप्रेट करना चाहिए। ये जो सादिक और अमीन का कॉन्सेप्ट है सर, ये सब थोड़ा ज्यादा सब्जेक्टिव हो गया। जाहिर है देखें लोगों की बिलीफ्स मुख्तलिफ होती हैं, लोगों की रिलीजन मुख्तलिफ होती हैं, और उनको फिर एज सच टेस्ट नहीं किया जा सकता ऑन वेरी वेरी मतलब स्मॉल नुएंसेस ऑफ सादिक और अमीन। तो इसको अगर होमोजेनाइज किया जाए और इस पे अगर हमें कोई वन स्टॉप शॉप जजमेंट मिल जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंटेरियन बेहतरी होगी, पूरे सिस्टम में कॉन्फिडेंस आएगा। हम अपने इलेक्टेड को ठीक तरीके से इलेक्ट करेंगे बिकॉज हमें कॉन्फिडेंस आएगी कि हम किस तरह के लोग को हम मतलब आम आदमी के लिए ये वो फिर बायस नहीं पैदा होगी कि देखें इनके ऊपर ये इल्जाम है और उसके ऊपर ये इल्जाम है, हम इनको इलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें बेसिकली इसको देखना चाहिए एज इंस्टीट्यूशंस, नॉट एज पीपल। अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान में होता है, जो पर्सनैलिटीज होती है हमारी, वो कुछ ज्यादा ही सामने आ जाती हैं, और फिर जो लॉ और जो कानून और जो सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वैल्यू थोड़ी डेप्रिकेट हो जाती है। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।